नमस्कार, मैं हूं निशा तिवारी। आप देख रहे हैं देश न्यूज। दर्शकों, प्रेस वार्ता में जानेंगे आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। ऐसी कौन सी खबर है जो आज सुर्खियों में है और अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। हमारे साथ हमारे मेहमान, हमारे साथ एडिटर सूरज जी, हमारे साथ स्थानीय संपादक राजेश जी, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्थानीय संपादक सुनील जी, हमारे साथ उत्तराखंड से महेश जी और उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी हैं, जो आज की तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे कि आज राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज सुर्खियों में बनी हुई हैं और अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं। एडिटर सूरज जी। निशा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि यदि मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो सबसे ज्यादा जिस खबर की चर्चा है वो खबर है अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव। बिल्कुल। क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के राजनीति चरम पर है और सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी, विपक्षी दल रिपब्लिकन पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मैं बताना चाहूंगा कि एक रिपोर्ट जारी हुई है इस समय, और ये रिपोर्ट जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन ने जारी की है। इसमें आरोप लगाए गए कि डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन है उन पर महाभियोग उन्होंने अपराध किए। चुनाव के बीच में जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनके ऊपर महाभियोग अपराध का जो आरोप लगाया गया, उससे राजनीति गर्म हो गई है। और वो बताया गया कि करीब 1 वर्ष की जांच के बाद केविन मैकार्थी के नेतृत्व में रिपब्लिकन सांसदों ने राष्ट्रपति पर आरोपों वाली एक रिपोर्ट तैयार की है। लेकिन इसके आधार पर लाए जाने वाले महाभियोग प्रस्ताव को प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन पार्टी के सभी सांसदों का समर्थन मिलने को लेकर अभी संदेह जारी है। हाउस की 3 समितियों की ओर से तैयार की गई 291 पन्नों की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि जब बाइडेन उपराष्ट्रपति थे तब 2014 में विदेशी व्यापार सौदों के माध्यम से खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को समृद्ध करने के लिए उन्होंने एक प्रभाव व्यापार योजना बनाई थी और उससे उन्होंने लाभ कमाया था। मैं बताना चाहूंगा यहाँ निशा की न्यायपालिका समिति के प्रमुख जिम जॉर्डन ने कहा है कि जांच में निर्णायक रूप से सामने आया है कि बाइडेन ने अपने परिवार और अपने व्यवसायिक सहयोगियों को निजी वित्तीय लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक पद का दुरुपयोग किया। वहीं हाउस कमेटी ऑन ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी के प्रमुख जेम्स कॉमन का कहना है कि राष्ट्रपति बाइडेन की विरासत सार्वजनिक पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और बाधा डालने से चिन्हित है। उन्होंने कहा कि महाभियोग की जांच की ओर प्रस्तुत यह अब तक किसी मौजूदा राष्ट्रपति के महाभियोग का सबसे मजबूत मामला बताया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ जो बाइडेन ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस ने विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों को एक राजनीतिक स्टंट करार दिया है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई एक और खबर है कि जहां डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अगर वह नवंबर में राष्ट्रपति बन जाते हैं तो टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को कैबिनेट पद या व्हाइट हाउस में सलाहकार की भूमिका दे सकते हैं। तो बता दें कि हाल ही में एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू किया था और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क की जोरों से तारीफ की थी और कहा था कि वे शानदार प्रोडक्ट बनाते हैं। आपको बता दूं कि मस्क ने पहले कहा था कि उन्होंने 2020 में चुनाव में राष्ट्रपति जो बाइडेन का समर्थन किया था। हालांकि इस बार वे ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई दोनों खबरें हैं जो समय सुर्खियों में बनी हुई है। बात करूं राष्ट्रीय खबरों की, तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले कम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश का जो मामला है उसकी पूरी छवि भारत पर भी पड़ रही है। क्योंकि बांग्लादेश में चाराबाग सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेशी हिंदुओं को सुरक्षा का भरोसा दिया था। ढाका कॉलेज के हिंद छात्रावास पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। तो हमले में मंदिर और मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस हमले में छात्रावास के पश्चिमी हिस्से में स्थित हिंदू मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ दिया गया है। इसके अलावा कीमती चीजों को भी वहां से चोरी किया गया है। बांग्लादेश के में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हमले लगातार हो रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अभी तक इस हमलों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बताना चाहूंगा कि सरकारी नौकरी में कोटा हटाने को लेकर उग्र आंदोलन के बाद बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद वे देश छोड़कर चली गई। इसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। अभी तक लगभग 250 से ज्यादा जगहों पर हिंदू समुदाय के घरों और मंदिरों पर हमले किए गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोहम्मद यूनुस को फोन किया था। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर चिंता जाहिर की थी। और जिस तरह से वहां मैं बताना चाहूंगा कि देश में बढ़ रहे हिंदुओं पर हमले के बीच बांग्लादेश में कार्यवाहक मुखिया मोहम्मद यूनुस ने राजधानी ढाका के प्रसिद्ध ढाकेश्वरी देवी मंदिर का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने हिंदू समुदाय के सदस्यों से मुलाकात भी की थी और सुरक्षा का भरोसा दिलाया था। लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति वहां बनी हुई कि हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। बात करूं कि एक बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है, क्योंकि 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले हैं और
30 साल बाद ऐसा होने वाला है कि यूक्रेन के दौरे पर कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करने वाले हैं और वो 30 साल बाद जो दौरा करने वाले हैं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 अगस्त को तको पोलैंड के दौरे पर रहेंगे और 45 साल बाद भारत के किसी पीएम का पोलैंड दौरा है ये। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरा मॉस्को के मैं बता दूं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद लगभग 1 महीने बाद ये दौरा हो रहा है। और पोलैंड में 45 साल बाद भारत का प्रधानमंत्री दौरा करने जा रहा है और पोलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों से, वहां के बिजनेसमैन से बातचीत करके प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड में उन स्मारकों का भी दौरा करेंगे जो जामनगर और कोल्हापुर की जड़ों के साथ ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाती है। विदेश मंत्रालय ने जो वक्तव्य जारी किया उसके अनुसार कि भारत हमेशा से यूक्रेन में युद्ध को सुलझाने के लिए कूटनीति और बातचीत की वकालत करता रहा है जिससे स्थायी तौर पर शांति स्थापित हो सके। हालांकि यूक्रेन ने आधिकारिक बयान जारी किया। यूक्रेन दौरे को लेकर वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कार्यालय में आधिकारिक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा होगी। भारत के यात्रा के दौरान विशेष रूप से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। एक खबर का और जिक्र करना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की घटना पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस घटना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य की पुलिस पर हमलावर है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो बयान दिया है वो सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि आप मेरा 3 वर्ष का रिकॉर्ड देख लीजिएगा। कोलकाता में जो जघन्य अपराध हुआ है, अगर ऐसा असम में होता तो हमारी सरकार तुरंत न्याय कर देती। राज्य का विपक्ष मेरी इस नीति की आलोचना करता है लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटियों की रक्षा से कोई समझौता नहीं करता हूँ। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम की सरकार ने मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में डॉक्टर्स, विशेषकर महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। एक बयान जो सुर्खियों में है उस बयान की जिक्र के बाद अपनी बात खत्म करूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने संघ लोक सेवा आयोग में लेटरल एंट्री को पूरी तरह से गलत बताया और कहा कि इस मुद्दे को लेकर सरकार के समक्ष उठाने की वो योजना बना रहा है। संघ लोक सेवा आयोग ने 17 अगस्त को एक विज्ञापन जारी किया था और केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पदों पर लेटरल भर्ती के लिए प्रतिभाशाली और प्रेरित भारतीय नागरिकों के आवेदन मंगाए गए थे। नौकरशाही में 45 पदों पर लेटरल एंट्री की आलोचना करने वाले चिराग पासवान जो है वो पहले एनडीए के सहयोगी। हालांकि विपक्ष इसको लेकर के लगातार हमलावर है और विपक्ष तो आपत्ति उठा ही रहा है लेकिन अब एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान ने भी इस पर आपत्ति उठाई और इस मुद्दे पर अपनी पार्टी को रुख साफ करके उन्होंने कहा कि एलजेपीआरबी ऐसा नियुक्तियों के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां भी सरकारी नियुक्तियां होती हैं आरक्षण के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से मामला प्रकाश में आया है उनके लिए चिंता का विषय है क्योंकि उनकी पार्टी सरकार का हिस्सा है और इन मुद्दों को सामने लाने के लिए उनके पास मंच है। आपको बता दें कि सांसद चिराग पासवान मंत्री भी हैं और हाजीपुर से सांसद हैं, तो ऐसे नियुक्तियों को उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी का रुख बिल्कुल साफ है और ये पूरी तरह से गलत है और इस मामले को मैं सरकार के समक्ष उठाऊंगा क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ने लेटरल एंट्री मुद्दे पर अपना हमला जारी रखा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला बताया है। जी निशा। जी बिल्कुल। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ से सुनील जी हैं। सुनील जी, तमाम छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास है, क्या कुछ बड़ी अपडेट सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से, क्या कुछ दर्शकों के साथ साझा करें? छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय में एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है और इसको अंजाम देने से पहले ही इसका पर्दाफाश हुआ है। इसको लेकर सरगर्मियां काफी तेज देखी जा रही हैं। दरअसल 112 एक निर्भया केस के बाद से एक सर्विस, यूनिफाइड सर्विस थी पूरे देश भर में 112, जिसको महिलाओं सुरक्षा किया गया था और इसकी कमान पुलिस को सौंपी। कभी भी महिला कभी भी फोन करे इस नंबर पे और उनके साथ कोई भी अपनी वारदात हो रही हो या कोई कठिनाई हो तो वो तत्काल हल करेगा ये मामला। ये देश भर में संचालित है 112, डायल 112। लेकिन देश भर के ज्यादातर राज्यों में मात्र 67,000 रुपए व्यय किए जाते हैं जो पर्याप्त होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश जहां पर भुगतान 1,87,000 रुपए नियत कर दिया गया था और एक ऐसी जिसके खिलाफ राजस्थान में सीबीआई ने मामला दर्ज किया हुआ है और विवेचना जारी है। कई राज्यों में इस कंपनी ने इसी तरह से टेंडर हासिल किए हैं। बताया जा रहा है कि सीबीआई मामले की जांच में जुटी है। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी इस कंपनी को ठेका देने की पूरी बुनियाद रख ली गई थी। फिलहाल मामले के जांच के आदेश दिए गए हैं, जांच की जा रही है।
दूसरी बड़ी घटना है भिलाई से जो विधायक है देवेंद्र यादव, 1 हफ्ते के लिए वो जेल भेज दिए गए हैं। रायपुर सेंट्रल जेल में उन्हें दाखिल कराया गया है। उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज है। बलौदाबाजार अग्निकांड हुआ था, यहाँ कलेक्टर का दफ्तर और एसपी का दफ्तर फूंक दिया गया था। सैकड़ों गाड़ियां जला दी गई थी और इस प्रदर्शन में विधायक आरोपी बनाए गए हैं, उनकी भूमिका सामने आई है। बिल्कुल। अब इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है, गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया है। एक अन्य घटना में निशा जी कांग्रेस से ही जुड़ी हुई है। राजनांदगांव में महिला कांग्रेस की जो प्रदेश की सचिव हैं, उनके साथ ही ठगी हो गई है। 2 करोड़ रुपए में उन्हें विधानसभा का टिकट दिलाने का वादा किया गया था और जो शख्स ने किया था वो पार्टी का ही एक नेता है और 30 लाख रुपए उनसे ले लिए गए थे, लेकिन अब ना तो उनको टिकट और यहाँ कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा है। तो अब सरकार तो 5 साल बाद ही जिसकी भी बने, लिहाजा उनका पैसा अटक गया है और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस विवेचना में जुटी है। चूंकि ये लगातार कांग्रेस के भीतर से टिकट बेचने की घटनाएं आ रही हैं, ये आधा दर्जन वारदातें अभी तक सामने आ चुकी हैं इस तरह। जी बिल्कुल। निशा। बिल्कुल, और मैं हमारे साथ स्थानीय संपादक राजेश जी हैं। राजेश जी, तमाम मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास है, क्या कुछ सुर्खियों में है, दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए निशा, जिस तरह से राज्यसभा के लिए जो चुनाव प्रक्रिया है वो चल रही है और 21 अगस्त तक जिस तरह से नामांकन जमा होना है और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो एक रिक्त राज्यसभा की सीट है उसके लिए आज अपना जो उम्मीदवार है वो घोषित कर सकती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे से खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए 21 अगस्त यानी बुधवार तक नामांकन होना है। भारतीय जनता पार्टी आज उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है और विधानसभा में बहुमत की स्थिति को देखते हुए भाजपा के उम्मीदवार का राज्यसभा जाना बिल्कुल तय है। राज्यसभा जाने के लिए प्रदेश के कम से कम 3 नेता लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा जा सकता है। कुरियन केरल में भाजपा के महासचिव हैं। एक अन्य केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन उन्हें हरियाणा से राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा है। लेकिन बहुत कुछ संभावना ये है कि मध्य प्रदेश का कोई चेहरा ना होकर और जिस तरह से चाहे कुरियन की बात करें या फिर अन्य जो नाम चर्चा में है उनकी हम बात करें, वो राज्यसभा मध्य प्रदेश से एक जो सीट है उससे भेजे जा सकते हैं। मौजूदा स्थिति में मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 11 सीटों में से 8 भाजपा के पास है। इनमें से एक तमिलनाडु के भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन है। दूसरी तरफ पार्टी सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों संगठन चुनाव और सदस्यता अभियान को लेकर हुई बैठकों में केंद्रीय नेतृत्व से प्रदेश के नेताओं की इस बारे में चर्चा हो चुकी है। यहाँ हम आपको बता दें कि जून 2020 में राज्यसभा सदस्य चुने गए थे, उनका कार्यकाल जून 2026 तक का था। एक खबर जो है वो मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है जहां व्हाट्सएप ईमेल से भी वारंट समन तामील पुलिस जो है वो कर सकेगी। मध्य प्रदेश में अब व्हाट्सएप ईमेल मैसेज या फोन नंबर पर भेजा गया समन या वारंट भी तामील माना जाएगा। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने महज 1.5 महीने में ऑनलाइन समन वारंट भेजकर उसे तामील माने जाने वाले संबंधी नियम तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ सीधे कोर्ट से समन वारंट जारी किए जा सकेंगे। गृह विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑनलाइन समन सिर्फ उसी आरोपी, फरियादी या गवाह के लिए मान्य नहीं होंगे जो ईमेल, फोन नंबर या मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे में संबंधित थाने का स्टाफ वारंट समन तामील करवाने के बाद उसकी तस्वीर अपने सॉफ्टवेयर CCTNS पर अपलोड करेगा। सामान्य परिस्थितियों में समन वारंट तभी अमान्य माना जाएगा जब तक ईमेल बाउंस बैक ना हो, अन्यथा भेजने के समय से ही यह तामील माना जाएगा। अगर इसकी हम बात करें कि किस तरह से इससे फायदा होगा, पहले वारंट समन
तामील करवाने की प्रक्रिया काफी लंबी थी, अब सरल हो गई है। रोज शाम को अदालतें अपने सॉफ्टवेयर पर वारंट समन अपलोड कर देंगी, जो पुलिस को अपने सॉफ्टवेयर पर कुछ सेकंड में ही नजर आने लगेगी। यही प्रक्रिया पुलिस भी अपनाएगी, इसलिए तामील न होने की शिकायत दूर होंगी। इसका बड़ा असर अदालत के फैसलों पर भी पड़ेगा, जो जल्दी हो सकेंगे। जी एक खबर मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई है। प्रदेश में 2025 में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी है और इसमें मध्य प्रदेश के बुधनी, मंडला, श्योपुर, सिंगरौली और राजगढ़ में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाने हैं। इन सभी में 150 सीटें रहेंगी। इस तरह प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 750 सीटें बढ़ जाएंगी। सरकारी स्कूल से पढ़े विद्यार्थियों के लिए हर श्रेणी में 5% सीटें आरक्षित होंगी। डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने जिस तरह से कहा है कि अगले सत्र तक इन कॉलेजों को तैयार होने की उम्मीद है। बिल्कुल। एक खबर जिस तरह से 21 अगस्त को भारत बंद का जिस तरह से आह्वान किया गया है, बहुजन समाजवादी पार्टी की जो प्रदेश इकाई है वो 21 अगस्त को होने वाले भारत बंद को समर्थन देने का ऐलान उसने किया है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनके अनुसार उन्होंने इसकी घोषणा की। बंद का ऐलान सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण में उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर लगाने संबंधी आदेश के विरोध में हो रहा है और इसको लेकर पूरे देश के साथ ही मध्य प्रदेश में जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तमाम उत्तर प्रदेश की अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश जी हैं। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश में आज क्या कुछ खास है, क्या कुछ सुर्खियों में दर्शकों के साथ साझा करें? निशा, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, वो आज रायबरेली आएंगे और वह रायबरेली के पिछवाड़ा गांव वो जाएंगे। यहाँ की पीड़ित दलित परिवार से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि 12 अगस्त 2024 को करीब 1 बजे रायबरेली जिले के नजीराबाद थाना क्षेत्र के पिछवाड़िया भुआलपुर सिसनी गांव में दलित युवक अर्जुन पासी ने सामान्य बिरादरी के एक युवक को थप्पड़ मार दिया और आरोप है कि दबंगों ने सरेआम अर्जुन पासी को गोली मारकर हत्या कर दी थी और अर्जुन पासी की हत्या का मामला लगातार तौर पकड़ता जा रहा है। मामले में राजनीति भी तेज हो गई थी और तमाम पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल मृतक के परिजनों से मिलकर न्याय की मांग की और उसी कड़ी में राहुल गांधी आज उनके परिवार पहुंचे, उनके घर पहुंचेंगे। मैं बात करूंगा निशा के 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आज घेराव करेंगे और हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद में SC/RT का घेराव करेंगे। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का आज से शुरू होगा आंदोलन और नियुक्ति प्रक्रिया का शेड्यूल जारी न होने तक देंगे धरना। बिल्कुल। मैं निशा में बात करूंगा कि SC/ST आरक्षण के फैसलों को लेकर भारत बंद का ऐलान है और मायावती ने भी इसका समर्थन किया है। दलित संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद करने का ऐलान किया है। बसपा की ओर से सभी कार्यकर्ताओं को भारत बंद में शामिल होने की अपील की गई है, मायावती ने अपने ट्वीट अकाउंट में लिखा है। मैं बात करूंगा कि रक्षाबंधन पर जेल में अब तक लगभग 2000 से अधिक महिलाएं जेल पहुंची थी और 2168 महिलाएं अब तक पहुंची कैदियों से मिलने जेल पहुंची थी कल और महिलाओं के साथ में 658 बच्चे पे मुलाकात करने के लिए जेल गए और राजभवन के 25 बच्चों ने भी जेल पहुंचकर कैदियों से मुलाकात की थी और जेल में 100 कैदियों को अब तक बांधे गए थे। मैं इस समय बात करूंगा कि कल जो है फ्री सेवा के चक्कर में लगभग 4-4 घंटे जाम का जमावड़ा देखने को मिला और बारां की पुलिस देवा स्थित वहां पे डायवर्जन के लिए पसीने बहाती नजर आई क्योंकि घंटों तक जो जाम में फंसे महिलाएं बच्चे लगातार परेशान होते नजर आए और कई घंटे जाम छुड़ाने में बारां की पुलिस को पसीने पीते। मैं बात करूंगा कि यूपी में बिना वजह थानेदारों के ट्रांसफर पर अब रोक लगा दी गई है और डीजीपी प्रशांत कुमार ने कार्रवाई की चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में थानेदारों के ट्रांसफर पर अब पुलिस मुख्यालय गंभीर हो गया है और बिना ठोस कारण बार बार थानेदारों को बदलने वाले पुलिस कप्तानों की मुश्किलें बढ़ सकती। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी पुलिस कप्तानों और कमिश्नर को निर्देश दिए कि अगर ठोस कारण के बिना थाना प्रभारियों को बार बार हटाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिकूल रुख अपनाया जाएगा और डीजीपी ने यह भी कहा कि अगर कोई कार्रवाई के तहत थानेदारों को हटाया जाता है तो अगले 6 माह तक उसे किसी और थाने का चार्ज नहीं दिया जाएगा
और डीजीपी की तरफ से एक जारी सर्कुलर में कहा गया है कि जिलों में जानकारी मिल रही है कि थानाध्यक्षों की तैनाती को लेकर मुख्यालय और शासन स्तर से जारी आदेशों का सही से पालन नहीं हो रहा है। बिल्कुल। मानक और नियम के विरुद्ध थानेदारों की तैनाती की जा रही है और डीजीपी के मुताबिक 22 जिलों में प्रभारियों की ओर से बिना पर्याप्त कारण के थाना प्रभारियों को हटा दिया जाता है जी और जो बिल्कुल। उचित नहीं है। निर्देशों में कहा जाता है कि थानों में इंस्पेक्टर व एसआई की तैनाती उनकी उपयोगिता और योग्यता, कर्मठता, कार्यकुशलता, जी बिल्कुल। सत्यनिष्ठा और व्यवहारिक दक्षता के आधार पर की जाए। जी बिल्कुल। जी ज्ञानेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम उत्तर प्रदेश की अपडेट दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो दर्शकों, आज हमने जाना राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास था। हमारे मेहमानों ने आज की तमाम बड़ी अपडेट आप तक साझा की। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई सुर्खियों के साथ। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।